तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने करा था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टर के बारे में पढ़ा था हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जब पढ़ा था तो इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे कि जब सर्किट में अकेला क्या होगा, इंडक्टर लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये एसी सोर्स है। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस है L। अब इसमें से क्या होगा, एसी सोर्स की वजह से इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। जो ये एसी सोर्स है इसकी ईएमएफ सपोज वो कितनी दे रखी है हमें साइन वेव की फॉर्म में, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज कि जो डी आई वाई डी टी है, डी आई वाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू एल, थ्रू इंडक्टर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आई वाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, देन ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई वाई डी टी। एक ही क्वेश्चन हमने पढ़ी है, क्लियर है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है। सो देखो अब हमें ये पता लग गया यहाँ से कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट के फ्लो को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज लगानी पड़ेगी इक्वल एंड अपोजिट, किसके, इंड्यूस्ड वोल्टेज के। तो जो अप्लाइड ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, माइनस एल डी आई वाई डी टी। तभी यहां पे क्या रहेगा, फ्लो ऑफ करंट रहेगा। और जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, ये हमने कहा हुआ जो इस सर्किट की ईएमएफ है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। क्लियर हुआ। तो यहां से कितना आ जाएगा, पॉजिटिव एल डी आई वाई डी टी, आ जाएगा एल डी आई वाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से डी आई निकाल लो तो यहां से आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है। तो अभी हमारे पास स्मॉल करंट है, हमें टोटल करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो इंटीग्रेशन करने के बाद डी आई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आई ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस ओमेगा टी वाई ओमेगा, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो कॉस ओमेगा टी है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो बाहर आएगा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, साथ में आ गया साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये थीटा है। तो इस तरह से हम साइन कॉस को लिख सकते हैं। तो इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई कितना बन जाएगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल, साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर है। तो ये हमारे पास आई आ गया। ठीक है, और ईएमएफ जो हमने ली थी ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए मान लो। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड ए, अगर हम बी और ए को कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कि वैल्यू कितनी होगी, यहां से कितना लैग कर रहा है वो 90 डिग्री के एंगल के साथ लैग कर रहा है करंट 90 डिग्री के एंगल के साथ वोल्टेज से। तो देखो करंट मैक्सिमम वैल्यू कब होगी करंट की, जब करंट कितना होगा,
वन वैल्यू होगी जब करंट की, मतलब ये वाला टर्म किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन की, 1 हो सकती है। तो यहां से जो आई नॉट है वो कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो हम आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई, जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, द अल्टरनेटिंग करंट I lags behind the alternating voltage E by a phase angle 90 degree, और हम क्या कह सकते हैं कि EMF लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से यहां पे डायरेक्टली इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द एंगल बिटवीन करंट एंड EMF इन केस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम EMF और करंट की मैक्सिमम वैल्यूज को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पे हमारी क्या है, EMF है, ठीक है, ये इस तरह से फेजर मूव कर रहा है ओमेगा टी। तो जब ये तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू। जो आई नॉट की वैल्यू होगी वो कहां पे होगी, आई नॉट जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से ई नॉट को। क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास आई नॉट आ जाएगा इस डायरेक्शन में इधर, और ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है करंट EMF को। या हम कह सकते हैं कि जो EMF है वो लीड कर रही है 90 डिग्री से करंट को। क्लियर है। तो यहां से अगर हम इनके प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो हमें इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सकते हैं। सो दिस इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर हुआ। अब इन्हीं के इसके ऊपर हम, इसी के बेस के ऊपर हम इनके लिए एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हमारे पास करंट और वोल्टेज होगा, सॉरी करंट और EMF होगी। पहले तो EMF के लिए, जब ये EMF 0 होगी तो ये 0 होगा, और इस तरह से सेम जो साइन कर्व चल रही थी उसकी तरह ये मूव करेगा इस तरह से। तो EMF तो इस तरह से सेम मूव करेगी, बट करंट जो है वो कहां से मूव करना शुरू करेगा, यहां से डाउनवर्ड पॉइंट से। जब ये यहां पे होगी करंट यहां पे होगा, तो मतलब ये स्टार्ट कहां से होगी, कर्व यहां से स्टार्ट होगी, और इस तरह से ये फेजर जो है वो मूव करेगा। क्लियर। सो यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी, और ये जो सॉलिड लाइन है ये है EMF की, ये जो डॉटेड लाइन है ये है करंट की। जैसे जैसे ये फेजर मूव करेगा, सपोज फेजर यहाँ पे है तो ये भी यहाँ पे होगा, ये 0 पे होगा, ये भी यहाँ पे होगा 90 पे। अब ये ओमेगा टी से मूव करा तो ये भी मूव करेगा। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये इधर वैल्यू आ जाएगी, फिर ये जब यहाँ पहुंचेगी आई तो आई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर जब आई यहाँ पहुंचेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर आई जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वो कर्व बन जाएगी। सेम ई के कर्व के लिए, जो EMF कर्व है उसके लिए, यहां से शुरू होगी 0 से, यहां तक पहुंचेगी तो मैक्सिमम, फिर यहां पहुंचेगी तो मिनिमम, फिर यहां पहुंचेगी आके तो यहां मैक्सिमम, और फिर यहां पहुंचेगी तो मिनिमम 0 के ऊपर जाकर वैल्यू। तो इस तरह से जो है वो हम इनके लिए फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि करंट और EMF के बीच पे रिलेशन क्या है, कौन कितने एंगल के साथ लीड कर रहा है या कौन कितने एंगल के साथ लैग कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। सो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, कैपेसिटेंस वाले केस पे बढ़ने से पहले हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90।
तो यहाँ पे जो ओमेगा टी वैल्यू है, जो ये ओमेगा एल है, ओमेगा एल था सॉरी, ये जो ओमेगा एल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंडक्टर ऑफर्ड करेगा। क्लियर है? सो ओमेगा एल क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस। ठीक है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है कौन, इंडक्टेंस। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सएल से। ठीक है, तो एक्सएल किसके इक्वल हो गया, ओमेगा एल के इक्वल हो गया, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू एल। ठीक है, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई है। सो इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डीसी सर्किट की बात करें हम, इन डीसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी। सो वैल्यू ऑफ एक्सएल वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्योर इंडक्टेंस हमारे पास कोई सर्किट है और उसमें से हम डीसी को पास कराते हैं, ठीक है, तो वो डीसी को कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। क्लियर? डीसी में कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि यहां पे जो एक्सएल है वो कितना आ गया, अब 0 आ गया। किस केस में, डीसी सर्किट के केस में। तो डीसी जब भी हम फ्लो कराएंगे सर्किट से, तो वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस जो होगी उसके लिए ऑफर्ड नहीं होगी। क्लियर है? और इसके जो यूनिट्स होते हैं एक्सएल के, वो होते हैं हमारे पास ओहम मीटर, ओहम सॉरी अकेले ओहम, तो ओहम मीटर नहीं ओहम, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है एक। क्लियर हुआ?